everyone and welcome to my channel. आज की वीडियो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में. This is a novel by Aldous Huxley. So जो novel है that was published in 1932. एक dystopian novel है. Dystopia क्या होता है? I already have a video on that on my channel. Please refer to that. I'll leave the link in the description box. एक futuristic world state में novel set है. This book was followed with a reassessment essay के फॉर्म में जिसका टाइटल था Brave New World Revisited और ये 1958 में आया था and this was also followed with his final novel. This was titled Island and it was published in 1962 और ये इस Brave New World का एक यूटोपियन काउंटरपार्ट था. जो टाइटल है नॉवल का वो शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट वहां से आता है. तो उसमें जो मिरांडा की स्पीच है वहां पर एक लाइन आती है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट. सो ये वहां से लिया गया है टाइटल. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो नॉवल है वो अर्ली 1930s में लिखा गया, 1931 के अराउंड. ओके, पब्लिश 1932 में हुआ था. तो उस टाइम पर जो वर्ल्ड था वर्ल्ड वॉर 1 से निकल रहा था, है ना. 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था. जो टोटलिटेरियन स्टेट्स थी दैट हैड स्प्रंग अप इन द सोवियत यूनियन और जो फैशिस्ट पार्टीज थी वो यूरोप में पावर उनको मिलनी शुरू हो गई थी. एंड नॉट जस्ट दैट, अनदर वर्ल्ड वॉर भी ऑलमोस्ट आने ही वाला था. दैट वाज ऑन द होराइजन. ओके, कभी भी आ सकता था वो, और वो आ ही जाता है 1939 में. वी नो दैट. उसके अलावा साइंस वगैरह में भी बहुत तरक्की हो रही थी उस टाइम पर. वर्ल्ड में जो था साइंस के थ्रू बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो चुका था. तो जो हक्सली हैं वो जो हेनरी फोर्ड थे ना जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी स्टार्ट करी थी एंड ही वाज द इन्वेंटर. जो असेंबली लाइन टेक्निक होती है मास प्रोडक्शन की, ही वाज द इन्वेंटर ऑफ दैट. तो हक्सली यूजेस हेनरी फोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को सिंबलाइज करने के लिए और उसका क्या इफेक्ट रहता है सोसाइटी पर उसको सिंबलाइज करने के लिए. मास प्रोडक्शन होता है कि वो प्रोसेस जहां पर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हो, बहुत लार्ज अमाउंट्स में प्रोड्यूस करते हो. तो हक्सली क्या करते हैं ना, वो एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करते हैं जहां पर ये जो डेवलपमेंट है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जो मास प्रोडक्शन वाली चीज है ना, इसको आप एक्सट्रीम कंक्लूजन तक लेके गए हो जहां पर स्टैंडर्डाइज्ड ह्यूमंस की प्रोडक्शन हो रही है. सेटिंग की बात करें तो नोवेल इज सेट इन द फ्यूचर ऑफ आवर ओन वर्ल्ड एंड इन द ईयर 2450 AD. जो हमारी पूरी दुनिया है दैट इज पॉलिटिकली यूनाइटेड एज द वर्ल्ड स्टेट. जो इस वर्ल्ड स्टेट को गवर्न करते हैं ना उनको कहते हैं कंट्रोलर्स. एंड उन्होंने ह्यूमन हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज किया है. कैसे? एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके. और वो उस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं सोसाइटी को शेप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. लोगों को, आदमियों को बॉटल्स में ग्रो किया जाता है और बचपन में ही उनकी नींद के दौरान उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है. एंड एज ए रिजल्ट जो इस वर्ल्ड स्टेट के सिटीजन्स हैं वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली कंडीशनड है कि वो खुश रहें. ऑलराइट, दे आर कंडीशनड टू बी हैप्पी विद देयर प्लेस. जो उनकी जगह है सोसाइटी में उसके साथ और जो काम उन्हें असाइन किया गया है उसके साथ. हर एक सिटीजन एक कास्ट को बिलोंग करता है एंड दिस कास्ट दे रेंज फ्रॉम हाईली इंटेलिजेंट एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग अल्फाज. एक अल्फाज करके कास्ट है तो एक एप्सिलॉन करके कास्ट है जो कि सेमी मोरॉन्स हैं. राइट, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें बैचेस में प्रोड्यूस किया जाता है ऑफ मोर देन 100 आइडेंटिकल ट्विन्स और वो अपनी पूरी जिंदगी अपने जो डुप्लीकेट है उन्हीं के साथ गुजारते हैं. जो सिटीजन्स हैं यहाँ के उन्हें कंडीशन किया गया है और सोशली एंकरेज किया जाता है सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस होने के लिए. जो सिंथेटिक म्यूजिक और जो फीलीज हैं, फीलीज बोलते हैं वो जो मूवीज होती है जिसमें आप फिजिकल सेंसेशन भी आपको महसूस होती है एज वेल एज द पिक्चर्स एंड द साउंड. तो ये सिंथेटिक म्यूजिक और फीलीज जो है ना ये एक इमर्सिव सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है. और जब भी सिटीजन्स कोई अनप्लेजेंट फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको एंकरेज किया जाता है कि आप सोमा ले लो. ओके, तो ये सोमा क्या है? एक ड्रग होता है जो कि आपको एक हॉलीडे देता है फ्रॉम दिस नेगेटिव इमोशन. ऑल्सो यू नो जो नॉवल है उसकी ज्यादातर इवेंट्स इंग्लैंड में होती है और हक्सली जो फेमिलियर इंग्लिश लैंडमार्क्स थे उनको यूज करते हैं ताकि जो रीडर्स है वो उस फ्यूचर को डिकोड कर पाए जो कि हक्सली ने इमेजिन किया है. तो ये जो सेटिंग है वर्ल्ड स्टेट का वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो ये नॉवल एक्सप्लोर करता है ना अपने थीम्स को, उसके लिए बहुत जरूरी है सेटिंग. ओके, तो जो वर्ल्ड कंट्रोलर्स हैं उनकी जो प्रायोरिटी उनके सिटीजन्स की खुशी है उसकी वजह से जो वर्ल्ड स्टेट में लोग हैं ना
उन्हें कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो सफरिंग के थ्रू चीजों को सीखें या फिर कभी लोनलीनेस एक्सपीरियंस करें। आर्ट और रिलीजन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस वर्ल्ड स्टेट में। और जब ये नॉवल हमें एक विजन दिखाता है ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर ओन वर्ल्ड ना, तो ये जो नॉवल है ये क्वेश्चन करता है और सैटिराइज करता है जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की वैल्यूज हैं उनको। एंड व्हेन द नॉवल शोज यू नो दैट इन दिस प्लेस इन द वर्ल्ड स्टेट जो रिलीजन और आर्ट है वो मीनिंगलेस है, तो जो नॉवल है वो डाउट कास्ट करता है ऑन द वैल्यू ऑफ रिलीजन एंड आर्ट हमारे खुद के टाइम में। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है वो एक थर्ड पर्सन ओमनिशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है वो बर्नार्ड के पर्सपेक्टिव से चेंज हो जाता है जॉन के पर्सपेक्टिव में अराउंड द मिडल ऑफ द नॉवल, जो कि इंडिकेट करता है द शिफ्ट फ्रॉम बर्नार्ड टू जॉन एज द मॉरल सेंटर ऑफ द स्टोरी। जब इनिशियली बर्नार्ड का जो इनर मोनोलॉग है उस पर एम्फसाइज किया जाता है ना, तो नैरेटर उसको पोर्ट्रे करता है कि वो एक फ्लॉड कैरेक्टर है, येट वो सुपीरियर है अपने पियर्स के कंपैरिजन में, बिकॉज उसकी नॉन कॉन्फॉर्मिटी की वजह से और जो उसकी फ्री थिंकिंग है उसकी वजह से। But then Bernard he proves to be unlikable and untrustworthy जब वो पावर को एक्सपीरियंस करना शुरू करता है and when he experiences popularity, right? And जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शिफ्ट करता है जॉन की तरफ, जो कि और भी ज्यादा मॉरली अपोज करता है उन टैक्टिक्स को जो कि वर्ल्ड स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है अपने सिटीजन्स को कंप्लाइंट रखने के लिए, डोसाइल रखने के लिए। तो जो नैरेटर है ना ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, वो रीडर्स के इंप्रेशंस को गाइड करता है थ्रू आउट द स्टोरी, पर वो एक एक्टिव वॉइस नहीं है व्हेन द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड। इंस्टेड जो हक्सली है ना वो एक नैरेटिव टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्री इनडायरेक्ट एड्रेस, जहां पर वो अलग अलग कैरेक्टर्स के इंटीरियर मोनोलॉग्स को यूज करते हैं ताकि वो एक्शन पर कमेंट कर सके, जो नॉवल में एक्शन हो रहा है उस पर कमेंट कर सके और ये सजेस्ट कर सके कि कैसे रीडर को उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। और इस फ्री इनडायरेक्ट एड्रेस को यूज करके ना उसकी वजह से हम कैरेक्टर्स को और ज्यादा अच्छे से गहराई से समझ पाते हैं, while also indicating कि जो उनकी रिएक्शंस हैं, जो एक्सपीरियंस वो चीजें कर रहे हैं उनको, they are similar to what the reader's reaction might be। जो नॉवल है दैट ओपन्स इन द सेंट्रल लंदन हैचिंग एंड कंडीशनिंग सेंटर, जहां पर जो डायरेक्टर है हैचरी का, वो अपने एक असिस्टेंट हेनरी फॉस्टर के साथ एक लड़कों का ग्रुप होता है उनको टूर दे रहा होता है। ओके, वहां पर जो लड़के हैं वो देखते हैं कि काफी सारे आइडेंटिकल ह्यूमन एम्ब्रायोज हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल ह्यूमन एम्ब्रायोज जो उस हैचरी में प्रोड्यूस होते हैं, और जहां पर उनको कंडीशन किया जाता है दैट दे विल बी बिलोंगिंग टू वन ऑफ द 5 कास्ट्स। और ये जो 5 कास्ट हैं दीज आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। जो अल्फा एम्ब्रायोज है वो आगे जाके लीडर्स बनेंगे, थिंकर्स बनेंगे वर्ल्ड स्टेट के, और जैसे जैसे जो आगे की बाकी की कास्ट है, सक्सीडिंग कास्ट, उनको कंडीशन किया जाता है थोड़ा सा लेस फिजिकली और इंटेलेक्चुअली इंप्रेसिव होने के लिए। जो सबसे छोटी कास्ट है एप्सिलॉन, दे आर डेस्टिन्ड के वो मीनियल लेबर, जो छोटे मोटे से काम है वो परफॉर्म करे। फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय होती है, उसका नाम लेनिना क्राउन होता है, और वो उन लड़कों को डिस्क्राइब करती है कि कैसे वो वैक्सीनेट करती है एम्ब्रायोज को जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जाने वाले होंगे, डेस्टिन्ड होंगे वहां के लिए। अब डायरेक्टर उनको नर्सरी में लेकर जाता है लड़कों को, और वहां पर वो देखते हैं एक ग्रुप होता है डेल्टा इन्फेंट्स का, जिन्हें रीप्रोग्राम किया जा रहा है बुक्स और फूलों को डिसलाइक करने के लिए। वो उन लड़कों को बताता है एक हिप्नोपेडिक यानी कि स्लीप टीचिंग मेथड्स के बारे में जो यूज किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए जो वर्ल्ड स्टेट के मॉरल्स हैं उनको। अब मुस्तफा मॉन्ड जो एक वर्ल्ड कंट्रोलर होता है, ही इज वन ऑफ द 10 वर्ल्ड कंट्रोलर्स, वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है लड़कों से, एंड जो वर्ल्ड स्टेट की हिस्ट्री है वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है। एंड ही टॉक्स अबाउट के जो वर्ल्ड स्टेट के सक्सेसफुल एफर्ट्स रहे हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डिजायर्स को हटाने में, रिमूव करने में, एंड removing the human relationships from society. Meanwhile, हैचरी के अंदर जो लेनिना है वो बाथरूम में फैनी क्राउन से बात कर रही होती है अपने रिलेशनशिप के बारे में हेनरी फॉस्टर के साथ। फैनी लेनिना को डांटती है हेनरी के साथ फॉर गोइंग आउट विद हिम ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर 4 months, और लेनिना ये एडमिट करती है कि आई एम अट्रैक्टेड टू बर्नार्ड मार्क्स। लेनिना बर्नार्ड को काम के बाद बताती है दैट शी वुड बी हैप्पी टू अकम्पनी हिम ऑन द ट्रिप टू सैवेज रिजर्वेशन जो न्यू मैक्सिको में है, और इस ट्रिप के लिए बर्नार्ड ने उसको इनवाइट किया होता है। बर्नार्ड अपने दोस्त हेल्महोल्ट्ज वॉटसन से मिलने जाता है और दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे वो वर्ल्ड स्टेट से डिससैटिस्फाइड हैं। अब जो बर्नार्ड है वो तो इसलिए डिससैटिस्फाइड है, डिसग्रंटल्ड है, बिकॉज
ही इज टू स्मॉल एंड वीक फॉर हिज कास्ट, जिस कास्ट को वो बिलोंग करता है उसके लिए वो बहुत छोटा और बहुत वीक है। और जो हेल्महोल्ट्ज है वो इसलिए नाखुश है बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट अपनी जॉब के लिए। अब जो बर्नर्ड है वो डायरेक्टर से परमिशन मांगता है रिजर्वेशन को विजिट करने के लिए, द सैवेज रिजर्वेशन। अब डायरेक्टर अपनी एक कहानी बताता है जब वो उसने रिजर्वेशन को विजिट किया होता है और वहां पर वो एक औरत के साथ गया होता है 20 साल पहले। तो वो बर्नर्ड को बताता है कि एक स्टॉर्म के दौरान जो औरत थी वो खो गई थी और कभी उसके बाद मिली नहीं। वो फाइनली वो बर्नर्ड को इजाजत दे देता है और बर्नर्ड और लेनिना दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं सैवेज रिजर्वेशन के लिए। अब रिजर्वेशन में जाने से पहले बर्नर्ड हेल्महोल्ट्ज को कॉल करता है और उससे उसे पता चलता है कि जो डायरेक्टर है ना, ही हैज ग्रोन वियरी ऑफ बर्नर्ड्स अनसोशल बिहेवियर, और इसलिए वो उसको एग्जाइल करने की प्लान कर रहा होता है। डायरेक्टर बर्नर्ड को एग्जाइल करने की प्लान कर रहा होता है टू आइसलैंड। जब बर्नर्ड वापस आएगा तो बर्नर्ड को गुस्सा आता है बट स्टिल ही गोज टू द रिजर्वेशन एनीवे। अब रिजर्वेशन में जो लेनिना और बर्नर्ड है उन्हें बहुत शॉक लगता है जब वो वहां के बीमार रेजिडेंट्स को और एज्ड रेजिडेंट्स को देखते हैं, बिकॉज जो वर्ल्ड स्टेट है वहां पर नो बडी हैज दीज विजिबल साइंस ऑफ एजिंग। वो एक जॉन नाम के आदमी से मिलते हैं और ये जो जॉन है ना, ही इज अ फेयर स्किन्ड यंग मैन जो कि बाकी विलेज से आइसोलेटेड रहता है। अब जॉन बर्नर्ड को अपने बचपन के बारे में बताता है कि वो एक लिंडा नाम की औरत का बेटा होता है और जो ये लिंडा थी उसको विलेजर्स ने 20 साल पहले रेस्क्यू किया था। अब बर्नर्ड को ये रियलाइज होता है दैट लिंडा वही औरत है जिसका जिक्र डायरेक्टर ने किया था। अब जॉन से बात करके ना ये मालूम चलता है बर्नर्ड को कि जो लिंडा थी उसको ऑस्ट्रेसाइज एज इन उसको बहिष्कृत इसलिए कर दिया गया था बिकॉज वो जो लिंडा थी ना वो गांव में सभी आदमियों के साथ सोने के लिए शी वॉज विलिंग टू डू दैट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो जॉन था ही वॉज रेज्ड इन आइसोलेशन। अब जॉन बर्नर्ड को ये बताता है कि मुझे ना वो अदर प्लेस देखने का मैं बहुत इच्छुक हूँ, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बहुत बताया होता है। बर्नर्ड कहता है कि तुम मेरे साथ वापस वर्ल्ड स्टेट चलो। जॉन मान जाता है और कहता है कि लिंडा भी मेरे साथ चले, यानी कि मेरी माँ भी मेरे साथ चले, उसको भी अलाउ किया जाए। अब जो लेनिना होती है ना वो ये रिजर्वेशन जो वहां पर उसने देखा होता है, शी इज वेरी डिस्गस्टेड विद दैट। एंड जो वो सोमा होता है, वी टॉक्ड अबाउट सोमा है ना, तो वो सोमा ले लेती है ताकि वो 18 घंटों तक उसको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, शी इज नॉक्ड आउट। अब ये सब जो जने हैं, लिंडा, जॉन, लेनिना और बर्नर्ड, ये सब वापस लंदन आते हैं एंड बर्नर्ड डायरेक्टर को ह्यूमिलेट करता है जब उसे ये मालूम चलता है ना दैट व्हाट बर्नर्ड हैज फाउंड, और जो उसकी रेपुटेशन होती है दैट plummets and therefore Bernard he is free to remain in London now and जो डायरेक्टर होता है he resigns। अब जो बर्नर्ड है वो जॉन को परेड करता है, he is a savage। पूरी सोसाइटी पार्टीज में जो जॉन है उसको लेनिना से प्यार हो जाता है और उसके साथ ही बिकम्स obsessed but he is tortured कि वो जो इतना freely love जो वो बांटती है that she is willing to give because जो जॉन का मोनोगैमस कंसेप्शन है प्यार के बारे में जिसके साथ वो बड़ा हुआ है, दैट डज नॉट मैच द फिलॉसफी दैट लेनिना हैज। तो जो जॉन है ही बिकम्स डिप्रेस्ड और वो बर्नर्ड के साथ जाने के लिए मना कर देता है एंड दैट अफेक्ट्स जो बर्नर्ड की ये नई सोशल स्टैंडिंग उसे मिली थी, इट अफेक्ट्स दैट। अब आगे चलते चलते ना लेनिना जो है शी ऑल्सो फाइंड्स हरसेल्फ कि शी इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू जॉन एंड शी इज अट्रैक्टेड सो मच कि वो जो उसके पुराने सूटर्स होते हैं जैसे हेनरी, उन सबको वो मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है। वो जॉन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है एंड अगेन दैट ट्रिगर्स जॉन की कॉन्शियंस एंड ही एंड्स अप बिकमिंग वायलेंट। और जो लेनिना है वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है। फाइनली जब उसे आवाज आती है कि वो चला गया तो वो वहां से भाग जाती है। देन हमें ये पता चलता है कि जो जॉन था उसको एक हॉस्पिटल से कॉल आया था कि उसकी माँ जो है शी इज डाइंग और वो उस हॉस्पिटल में शी वाज इंटॉक्सिकेटेड इन हर सोमा स्ट्यूपर। वो जब से यहाँ पर आई थी ना, जब से उसने सोमा लिया हुआ था, तो वो उससे बात करने की, अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और एक बच्चों का ग्रुप वहां पर रूम के अंदर आता है फॉर डेथ कंडीशनिंग। और उन बच्चों के अंदर ना देयर इज दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट जिसकी वजह से जॉन अपसेट हो जाता है और ज्यादा। उसकी माँ लिंडा शी डाइज and John is grieving over the loss of his mother and later जो John है वो एक riot start करने की कोशिश करता है and John is attempting to wake this group of deltas from their stupor. Instead
वो उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, जो वो डेल्टा लोगों का ग्रुप होता है वो जॉन के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। हेमहोल्ड और बर्नर्ड आते हैं उसको हेल्प करने के लिए, और फिर उसके बाद अथॉरिटीज आती हैं और वो उस क्राउड को शांत करती हैं और इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मुस्तफा मॉन्ट के सामने तीनों आते हैं और बर्नर्ड और हेमहोल्ड्स को दे आर सेंट ऑफ टू एन आइलैंड, टू अ डिस्टेंट आइलैंड, एंड नाउ there is only John and Mustafa Mond, और दोनों बात कर रहे होते हैं, like they are constantly arguing about, debating about what makes an ideal society. जो Mond है he is arguing for stability and simulated happiness, और जो John है he is arguing for tears. जो जॉन है वो ये बोल रहा है कि जो वर्ल्ड स्टेट की पॉलिसीज है वो वहाँ के रेजिडेंट्स को डीह्यूमनाइज करती है, और जो मॉन्ट है वो ये आर्ग्यू करता है कि स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस जो है वो ह्यूमैनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट सोशल स्टेबिलिटी के लिए आर्ट, साइंस और रिलीजन का सैक्रिफाइस जरूरी था। दिस इज व्हाट मॉन्ट इज सेइंग, बट जॉन कहता है कि इन चीजों के बिना ह्यूमन लाइफ का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, इट्स नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। अब जो लास्ट चैप्टर है वहां पर जो जॉन है ना वो कोशिश कर रहा होता है खुद को आइसोलेट करने की, और कॉन्स्टेंटली वहां पर रिपोर्टर्स आते रहते हैं, जो साइट सीयर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो आते हैं, एंड फाइनली जो जॉन है ना ही इज नॉट एबल टू कोप एंड ही इज पुश्ड ओवर द एज जब लेनिना वहां पर आती है उसको विजिट करने के लिए, एंड देन जॉन जो है वो अपने आप को फांसी लगा लेता है, एंड दिस इज हाउ दिस नॉवेल एंड्स। थीम्स की बात करें तो कमोडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नॉवेल के अंदर एज अ थीम। हक्सली जो थे ना वो कमोडिफाइड सोसाइटी को देखते थे कि वो ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए एक ऑब्स्टिकल है। नॉवल के अंदर जो सोसाइटी है ना वो ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करती है ताकि जो लोग हैं वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहेंगे जितना पॉसिबल हो सके उतना, विच इन टर्न मीन्स, ये जो मॉडिफिकेशन है ना, विच दिस इन टर्न वुड मीन के हर वो आदमी जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर जो ये गुड्स को बनाता है, दे विल बी एबल टू स्टे एम्प्लॉयड, एंड देयरफॉर जो सोसाइटी की इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी। हाउएवर ये जो रिलायंस है कमोडिफिकेशन के ऊपर वो ब्लंट करता है एनी अटेम्प्ट्स एट ओरिजिनल थॉट। कंजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है सोसाइटी के लिए कि एक इंसान की सारी एनर्जी और रीजन जो है दे आर पुट इनटू एक्टिविटीज ऑफ वर्क एंड प्ले जो कि गुड्स को कंज्यूम करती है, विच इन टर्न कीप्स द इकोनॉमी रनिंग। और ये ना इम्पोर्टेंट है मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल एनवायरनमेंट है हक्सली के इस डिस्टोपिक नॉवेल में, बट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ह्यूमन बीइंग्स जो कि सिंपली वो करते हैं जो कि उन्हें सिखाया गया है और उनके पास कोई रीजन नहीं है टू थिंक ऑन देयर ओन। एक और इम्पोर्टेंट थीम जो है नॉवेल के अंदर दैट इज टोटलिटेरियनिज्म एंड डिस्टोपिया। तो जो नॉवेल है ना यहाँ पर एक फ्यूचर टोटलिटेरियन सोसाइटी दिखाई गई है जहां पर जो इंडिविजुअल लिबर्टी है दैट हैज बीन यूसर्व्ड बाय एन ऑल पावरफुल स्टेट। पर जो बाकी डिस्टोपियन नॉवेल्स होते हैं ना वो दिखाते हैं कि ऐसे जो टोटलिटेरियन मेजर्स हैं दे आर बीइंग कैरिड आउट थ्रू टैक्टिक्स जहां पर सर्वेलेंस है, टॉर्चर है, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस जो ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ये आर्ग्यू करता है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल टोटलिटेरियन स्टेट्स होती है ना दे वुड बी वन जो कि अपने सिटीजन्स को सप्रेस या डराती नहीं है बट इंस्टेड मैनेज करती है कि वो अपने सिटीजन्स को कन्विंस कर सके दैट दे लव देयर स्लेवरी। इस कंप्लायंट और ब्रेन वॉश्ड सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो वर्ल्ड स्टेट की अथॉरिटी फिगर्स है ना वो रूथलेसली पनिश करती हैं उन लोगों को जो कि कोई भी साइन दिखाते हैं नॉन कॉन्फॉर्मिटी का। जब कोई ऐसा बंदा निकल कर आता है जो कि ऑर्थोडॉक्सी को थ्रेटन करता है ना दैट पर्सन मस्ट बी एलिमिनेटेड। जो डायरेक्टर है ही नोज के बर्नार्ड को पब्लिकली रेप्रिमांड और एग्जाइल करके वो हैचरी वर्कर्स को डरा नहीं रहा है ना, but he will actually reinforce their happy complacency by expelling this anomaly। और ये जो मेथड है ना conformity को enforce करने का ये इतना effective है कि जो लोग इस लाइन में फॉल नहीं करते उनको सोसाइटी के एज पर पुश कर दिया जाता है और इन सम केसेस उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये जो ऑस्ट्रिसाइजेशन है उन लोगों का जो कि डिफरेंट है उसकी वजह से जो सैवेज है जॉन he becomes a societal curiosity है ना, और एंड तक आते आते he becomes a casualty। जो सोसाइटी है वो इस सैवेज के लिए, सैवेज जैसे फिगर के लिए वो जगह बना ही नहीं पाती या उसको समझ ही नहीं पाती, बिकॉज जो जॉन है he refuses to be happy सोसाइटी के टर्म्स पर। नॉवल के अंदर जो टोटलिटेरियनिज्म है that wins, और
सिर्फ जो होप दी गई है वो ये कि कहीं पर शायद और एनोमलीज एग्जिस्ट करती होंगी, बर्नर्ड, हेल्महोल्ट्ज और सैवेज जैसी, who might survive. So that would be it on Brave New World. I hope you liked it, and in case you did, then do not forget to like, comment, share and subscribe.